Hello everyone, welcome to the third part of Living World. In today's video, we'll learn about taxonomic aids. Taxonomic aid किसे कहते हैं? वो जितने भी सैंपल्स हैं या स्पेसिमेंस हैं, लिविंग सैंपल हो या प्रिजर्व्ड सैंपल्स हो स्पेसिमेंस के फॉर्म में, प्लांट्स के, एनिमल्स के, इन सबको कलेक्ट करके एक जगह पे रखना उसके इंफॉर्मेशन के साथ, इसे हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड कहते हैं। एड का मतलब होता है मदद। तो ये मदद पहुंचाता है डिफरेंट टैक्सा के आइडेंटिफिकेशन में, उसको स्टडी करने में, उसको क्लासिफाई करने में। इट इज यूज टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये इन सारे प्रोसेसेस में बहुत सारा इंटेंसिव लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज रिक्वायर्ड होता है। सो व्हाट आर ऑल द टैक्सोनॉमिकल एड्स, किन किन किस तरीके के कलेक्शंस होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं, प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं। we'll try to understand it in coming few slides. These are some of the taxonomical aids that we are going to study in this video. Some of them are specific to plants, some specific to animals, and some are common like herbarium and botanical garden. This is especially for plant species. Zoological park is for animals, and then you have got key, monograph, manual, catalog, museum, which is common for both plants and animals. So let us understand each one of them one by one. द फर्स्ट वन इज हर्बेरियम, जिसको प्लूरल में हम लोग हर्बेरिया बोलेंगे। एंड क्या है हर्बेरियम? It is actually a storehouse of collected plant specimen. So what do people do? They will go on collect the plant specimen. Plant से आप specimen collect करते हो और उसको फिर ड्राई करते हो, उसको सुखा दिया जाता है, प्रेस किया जाता है और शीट्स के बीच में उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, इट इज प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, राइट। उसके साथ साथ उसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाला जाता है। यू आइडेंटिफाई द प्लांट स्पेसिमेन, यू राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन, ताकि ये डिस्क्रिप्शन बाद में फ्यूचर में यूज किया जा सके इन ऑर्डर टू स्टडी द टैक्सोनॉमी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए इन प्लांट्स को स्टडी करना आसान हो, क्विक रेफरल सिस्टम हो। आपको जल्दी से कुछ रेफरेंस चाहिए तो यू कैन टर्न ओवर द फ्यू पेजेस एंड यू कैन फाइंड आउट। अगर आपको कुछ ऐसा पहचानना है, किसी ने काम कर रखा है ऑलरेडी इस प्लांट पे, वो हर्बेरियम के रूप में वो प्रिजर्व्ड है, रिपोजिटरी में स्टोर्ड है, तो आप स्टोर हाउस में जाओगे, हर्बेरियम निकाल करके चेक करोगे और उसका टैक्सोनॉमिकल स्टडी कर लोगे। ठीक है। सो ये जो बुक होती है, इसमें आप स्पेसिमेन को ड्राई करके, प्रेस करके प्रिजर्व करते हो, उसका डिस्क्रिप्शन नोट डाउन करते हो और उन शीट्स को एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर देते हो। ठीक है। So this is what a herbarium sheet looks like. This is a single sheet, and here you can see that it's a whole collection of sheets, and you see that specimen को collect किया गया है और उसके नीचे you have got some description mentioned. Similarly, here you have got a plant specimen, and underneath there is a description. So similarly, in some other herbarium sheet, you may find that the whole classification is mentioned. So it depends, how you want to collect and how you want to how much description do you want to include in the herbarium. So this is really very helpful when you want to identify the specimens. नेक्स्ट वन इज बोटानिकल गार्डन्स। ये स्पेशल गार्डन्स हैं, स्पेशल इन द सेंस कि यहाँ पर लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है। दे आर कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। किस चीज़ के रेफरेंस के लिए? कि जब आपको उसको स्टडी करनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है, या आपको क्लासिफिकेशन में कहीं कोई हेल्प चाहिए, कुछ रेफरेंस चाहिए, तो यू कैन विजिट दीज बोटानिकल गार्डन्स एंड यू कैन स्टडी देम। ठीक है। तो प्लांट्स स्पीशीज जो इन गार्डन्स में ग्रो किए जाते हैं, दे आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, और हर प्लांट के पास एक लेबल लगा हुआ होता है। अगेन देयर आर डिस्क्रिप्शंस फॉर ईच प्लांट।
ठीक है, ताकि उसका बोटानिकल और साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली, जिस फैमिली को ये प्लांट बिलोंग करता है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जा सके. सो देयर आर मेनी फेमस बोटानिकल गार्डन्स हियर इन आवर कंट्री एज वेल एज इन अब्रॉड. एक फेमस बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड में है, क्यू में. इंडिया में इट इज इंडियन बोटानिकल गार्डन इन हावड़ा दैट इज सिचुएटेड इन कोलकाता, और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज देयर इन लखनऊ. This image is taken from a botanical garden situated in Ooty, that is in Tamil Nadu, India. Next one is museum. म्यूजियम दोनों स्केल्स पे होते हैं. बड़े स्केल पे वो एक सिटी का अट्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ पे ये बॉटम में ये इमेज, ये इंडियन म्यूजियम कोलकाता से लिया गया है. इट हैज़ गॉट न्यूमरस स्पेसिमेंट्स. हर तरीके का स्पेसिमेंट जो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो सब यहाँ पर हमें मिलेगा. इससे ज़्यादा ही मिलता है एक्चुअली. Now, if you get a chance, you must visit a museum. इसके अलावा छोटे स्केल पे म्यूजियम हमें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर छोटे स्केल पे म्यूजियम सेटअप किया जाता है. और क्या हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं म्यूजियम्स में? म्यूजियम में जनरली वी सी स्पेसिमेंस स्टोर्ड इन जार्स दैट कंटेन्स प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि स्पेसिमेन को जार में कुछ सॉल्यूशन है जो प्रिजर्वेटिव का काम करता है. ये ऑर्गेनिज्म को, स्पेसिमेन को डिकम्पोज होने से बचाता है. इसके अलावा हमें कुछ ड्राई स्पेसिमेंस भी देखने को मिलते हैं हमारे म्यूजियम में, राइट. इंसेक्ट्स के लिए स्पेशली इंसेक्ट बॉक्सेस आते हैं, जिसमें इंसेक्ट को कलेक्ट करने के बाद उसको किल करके पिन अप कर दिया जाता है और इस तरीके से प्रिजर्व करते हैं. यहाँ पे बटरफ्लाइज दिखाए गए हैं, और भी जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम इंसेक्ट बॉक्स में ही प्रिजर्व करते हैं. इसके अलावा लार्जर एनिमल्स जैसे कि लार्ज बर्ड्स और मैमल्स हैं, इनको कैसे स्टोर करेंगे? इनको स्टोर करने के लिए इनके अंदर की चीजें निकाल करके उसको स्टफ कर दिया जाता है स्ट्रॉ और उस तरीके की चीजों से, और फिर इनको प्रिजर्व करते हैं. उसी तरीके से हम लोग एनिमल के स्केलेटन को भी प्रिजर्व करते हैं, और इसका एक एग्जांपल वी कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. जैसे कि स्केलेटन यहाँ पर एक कोलकाता के म्यूजियम में स्टोर्ड है और डिस्प्लेड है. नेक्स्ट वन इज zoological पार्क. यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है विच रिमेन्स अंडर ह्यूमन केयर, सो दैट वी कैन लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर बिहेवियर, एंड दे वी ट्राई एज फार एज पॉसिबल कि जितना जो भी कंडीशंस में जू में एनिमल्स को रखा जा रहा है वो उनके नेचुरल हैबिटेट की जैसा ही हो. An example is National Zoological Park in New Delhi. Next one is key. What exactly is a key and how does it help in taxonomic studies? इसको हम लोग use करते हैं for identification of plants and animals on the basis of similarities and dissimilarities of the characters. तो you first take contrasting characters in pair, जिसको आप couplet बोलते हो. इस कपलेट में आपको दो स्टेटमेंट्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कंसिडर दैट यू आर स्टडिंग अ प्लांट, और उस प्लांट के का फ्लावर है मे बी लाइक वाइट कलर का फ्लावर है. तो आपके पास जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उसमें पहला स्टेटमेंट है द फ्लावर कलर इज वाइट, द फ्लावर कलर इज रेड. ठीक है. नाउ between the two choices you have to choose one, right? There are two opposite options and you have to choose one, so you have to accept one and reject the other one. Here in this case you are going to accept the first one where the flower color is white, and you are going to reject the second statement where the flower color is red. So the white one is accepted, red one is rejected. So each statement that you are going to select in a key is known as a lead. And for every taxonomic category like family or genus or species, you must have separate taxonomic keys. Okay, so this following this you will reach up to a point where you can identify the plant or animal based on the statements that you are accepting, right? So keys are generally analytical in nature. In ये analysis में help करते हैं. And here is an example of dichotomous key, जहाँ पे आपको दो options
मिलते हैं और you choose one option and then you eventually lead up to the final result. For example, you have an organism, ठीक है, आप वो vertebrate है, तो let's say that you have identified so far कि it's a vertebrate. Now what exactly it is under vertebrates? तो आप चेक करोगे कि does there are two statements, ठीक है, इसकी में दो statement है कि whether the animal is with fur or without fur. तो अगर fur के साथ है तो वो mammal है. If it is without fur, you will further have two statements, whether it has feathers or it doesn't have feather. If feathers are there, it is a bird. If there are no feathers, you have to recheck if the skin is dry or the skin is not dry. If it has dry skin, it is a reptile. If it doesn't have, you have to recheck if it has scales or it doesn't have scale. Organism, a vertebrate with scales will be a fish, and without scale it will be an amphibian. So this is how you state the two contrasting, based on the similarities and dissimilarities, you are having statements and you are accepting one, rejecting the other, and ultimately you are identifying the organism. There is more to taxonomical aids in the form of flora, manuals, monographs, and catalog. There is a similarity between all four of them, that all of them are description based, written information based taxonomical aids. Flora, for example, it gives you an account of the habitat and distribution of plants found in a geographical area, in a given geographical area. This could be as big as a country or a continent. This could be as small as a city. ठीक है, so this gives you an index to the plant species found in that area. So this would be very helpful if someone wants to identify or study a particular species found in this area. उसी तरीके से मैनुअल भी आपको information देता है about identification of names of species found in some areas. Monographs give you information on any one taxon, and catalogs, these are a complete list or a booklet or a register that gives you information on a list of characters and their alternates present in various taxa. So this is really helpful. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? Actually there are many organisms, there are many living organisms which are under threat of change due to certain factors. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कुछ नुकसान पहुंच रहा है ड्यू टू दीज फैक्टर्स लाइक पोल्यूशन. प्रदूषण से प्रॉब्लम है, सबको है, राइट. इन्वेसिव स्पीशीज क्या करते हैं, एक जोग्राफिकल लोकेशन है, वहां पे ए स्पीशीज ऑलरेडी रह रहा है, ठीक है, बाहर से मान लो कोई बी स्पीशीज आ गया, राइट. तो ये जो बी जब अंदर आएगा तो वो ए के लिए एक थ्रेट होगा और ए सरवाइव नहीं कर पाएगा. तो इससे भी ये डेंजर में आ जाता है. ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करना किसी स्पीशीज को, वो भी उसके लिए खतरा बन जाता है. और चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस तो डेफिनेटली है. तो इन सब की वजह से हम लोगों को जरूरत है कि वी शैल कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, राइट. क्योंकि इससे हमें हेल्प मिलता है कि हम अपने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके और साथ ही साथ जो हमारा फूड चेन है उसकी कंटिन्यूटी को भी प्रिजर्व कर सके. फूड चेन में सारे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो उसको भी कंटिन्यू कर सके, वो प्रिजर्व रह सके. इसके लिए भी हमें चाहिए कि हम सारे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अंडर थ्रेट है, एंडेंजर्ड है, इनको कंजर्व कर सके. सो देयर आर टू वेज इन विच दे कैन बी कंजर्व्ड, इन situ एंड ex situ. Let us learn about them one by one. The first one is in situ. इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो भी कंजर्वेशन मेथड अडॉप्ट करते हैं वो उनके नेचुरल हैबिटाट और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में करते हैं. मतलब हमें इन वाइल्ड और एंडेंजर्ड स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटाट से निकाल के कहीं और नहीं रखना है, इनके नेचुरल हैबिटाट में ही कंजर्व करना है. तो इसमें पहला है बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो वाइल्ड है, एंडेंजर्ड है, उस एरिया को ही प्रोटेक्ट कर दिया जाता है. An example shown here is for Nilgiri Biosphere Reserve in India. So we have more methods of in situ conservation, like a national park, where a natural park is created and protected by national governments.
फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे एनिमल हैबिटाट और उसके सराउंडिंग एरिया को किसी तरीके के डिस्टरबेंस से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है so that animal hunting and killing everything is avoided. But then we have sacred groves. These are special patch of फॉरेस्ट जो कि ट्राइबल्स और लोकल इनहेबिटेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज दे हैव सम कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ एसोसिएटेड विद दीज पैच ऑफ फॉरेस्ट. और इसके साथ साथ लाइक बिकॉज दे प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट पैच, वहाँ पे जो भी एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज हैं वो भी protected रहते हैं. So examples are scrub forest in the Thar desert of Rajasthan which is maintained by Bishnoi. फिर rain forest in the western Ghat of Kerala, ये भी sacred grove का example है. This is an example of Manas National Park. Another example for wildlife sanctuary from Chhattisgarh. And this one is an example of sacred grove from the East Khasi Hills, Meghalaya. Next is ex situ conservation. यहाँ पे of course the methods that are adopted for conserving living species, it is outside their natural living habitats. They are conserved in artificial habitats that reflect their natural living habitats. So examples are aquariums जहाँ पे fishes को रखा जाता है, botanical gardens and zoo हमने already समझ लिया है. Cryopreservation is preserving microorganisms at really low temperatures. Liquid nitrogen में जब store करते हैं तो the temperature is -196 degrees Celsius. So बहुत कम temperature पे भी organisms को store किया जाता है, -80 degree, -20 degree. Like depending upon the organism and depending upon the type of preservation that you require, long term है, short term है, accordingly. फिर डीएनए बैंक्स होते हैं जहाँ भी ऑर्गेनिज्म को उनका जर्म प्लाज्म बना करके ऑर्गेनिज्म को स्टोर किया जाता है ताकि उनका डीएनए को प्रिजर्व किया जा सके. This is an example of aquarium from Jakarta, Indonesia. And this one represents cryopreservation. That is all for today. In next video, we'll talk about biological classification. Stay tuned. Thank you.